वेलकम टू टीचर सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपका बीपीएससी का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और एग्जाम अब आपका बहुत ही नज़दीक है। और प्रीवियस ट्रेंड को आप देखेंगे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में बीपीएससी का, तो एससीईआरटी के बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन को लिया गया था, चाहे क्लास 1 to 5 हो और 11-12 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी, और 9th और 10th वाला में भी। इसलिए अगर आप बीपीएससी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एससीईआरटी का बुक को एकदम पूरा फॉलो करना होगा। एक एक चीज को देखना होगा एससीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, और वहीं से क्वेश्चन को उठाकर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। इसको हम लोग जब क्लास को आगे बढ़ेंगे तो वहाँ दिखाएंगे आपको कि कैसे एक एक क्वेश्चन को बीपीएससी जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से लिया था। और सब कोई कह रहे थे कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आ गया, क्योंकि लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को फॉलो करके गए ही नहीं। तो एससीईआरटी बुक को फॉलो करना आपके लिए एकदम अनिवार्य है। और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज जो है आपके पास क्लास 10th का जियोग्राफी का ये आपका एससीईआरटी बुक का समरी वाइज और इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही आपको लिया जाएगा। जैसे इस स्लाइड को आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ संसाधन के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बट हम यहाँ आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। ये पूरा का पूरा टाइम को वेस्ट करना होगा, और इतना टाइम तक आप इन सारे चीज़ों का डेफिनेशन जानते होंगे। आपको सिर्फ यहाँ उन सारे चीज़ों से रूबरू कराया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बात किया गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बीपीएससी उठा सकती है, तो बीपीएससी यहाँ से ये क्वेश्चन दे सकती है आपको कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है वो कितने किलोमीटर तक माना जाता है। तो किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो जो दूरी है उसको हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये देखिए यहाँ एससीईआरटी के बुक में ये दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस सेशन के थ्रू कराया जाएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ इसका एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेगा इसी सेशन में। तो सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा, 1 से 2 घंटा का ये सेशन होगा और क्लास 10th का कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगा आपका। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपको इसमें टॉपिक याद रखना है वो है कि पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, अर्थ समिट के बारे में। ये आपका ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ आप याद रखिएगा जो पहला अर्थ समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो आपका हुआ था रियो डी जनवरी में हुआ था। कब से कब इसका आयोजन हुआ था, 3 से 14 जून 1992 को आयोजन हुआ था इसका। और इसमें टोटल 178 प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लिए थे। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था इसमें किस चीज के बारे में बात किया गया था, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 जिसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। और इसमें एक घोषणा पत्र पर क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसे हम लोग रियो घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 जो है यूएनसीईडी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वावधान में रियो डी जनवरी सम्मेलन में जो राष्ट्राध्यक्ष थे उसके द्वारा एक 800 पेज का घोषणा पत्र है। तो एजेंडा 21 में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 800 पेज का ये घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए इसमें 21 प्रोग्राम के बारे में चर्चा किया गया, जिसके कारण इस कार्यक्रम का नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें टोटल 21 कार्यक्रम के बारे में जो है बात किया गया इस घोषणा पत्र में। ये घोषणा पत्र किसके किसके बीच कहाँ पर हुई थी, रियो डी जनवरी सम्मेलन में हुआ था ये, और ये यूएनसीईडी की ओर से हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यूएनसीईडी का फुल फॉर्म इंग्लिश में। हिंदी में तो ये आपको दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास। यूएनसीईडी का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एजेंडा 21 के बारे में ही है कि एजेंडा 21 जो है उससे और किस नाम से जाना जाता है। ना एजेंडा 21 क्लियर हो गया आपको। और इसका जो खर्च होगा, इसका खर्च को कौन वहन करेगा, विश्व पर्यावरण कोष। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 जो है इसका जो खर्चे है इसके वहन करने के लिए कौन सी कोष की गठन किया गया था। तो इसके खर्चों के वहन के लिए विश्व पर्यावरण कोष की गठन किया गया था।
सेकंड बात करेंगे हम लोग सेकंड अर्थ समिट के बारे में, यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो इसका आयोजन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। 23 से 27 जून के बीच इसका जो सम्मेलन हुआ था, और ये प्रथम सम्मेलन के 5 वर्ष बाद इसका आयोजन हुआ था। इसको दूसरा नाम क्या है? +5 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, सेकंड अर्थ समिट को जो है +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये जापान के क्योटो शहर में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था, दिसंबर की महीना थी। और इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या कितना? 159 देश इसमें भाग लिया था। और इसमें जो है 6 गैस टोटल, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। 6 गैस कौन कौन सा? तो यहाँ से आपका साइंस का भी क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए टोटल 6 गैस जो है रेस्पॉन्सिबल है। उनमें से है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन PFC, और सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो ये 6 जो गैसेस है, ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसका उत्सर्जन कम करने के लिए, इसमें कम करने के लिए जो एक सम्मेलन हुआ था, उसकी बात किया गया था कि अब जो है इन 6 गैसों का जो इस्तेमाल है वो हम लोग कम करेंगे। तो टोटल 159 देश इसमें भाग लिया था। अब क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है कि यूरोपीय संघ जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कितने परसेंटेज की कटौती का जो सहमति हुआ था। तो यूरोपियन यूनियन की ओर से 8% की कटौती की सहमति हुआ था, यूएसए की ओर से 7% और जापान की ओर से 6%। और इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस गैस सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ज्योग्राफी में भी ये पूछा जा सकता है, वो जीए के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है कि जो थर्ड अर्थ समिट हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो थर्ड अर्थ समिट आपका जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद, यानी कि 2002 में हुए थे। और साथ ही साथ इसमें टोटल पर्यावरण संबंधी यानी इन्वायरमेंट रिलेटेड 150 धाराओं का विश्व स्तरीय सहमति हुई थी इसमें। और इसमें विभिन्न विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना प्रतिनिधि? 2000 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अब हम लोग उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कि एक मानवीकृत संसाधन है, या पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है, या अजैव संसाधन है, या अचक्रीय संसाधन है? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको देना है। साथ ही साथ सेकंड है कि तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? पहले डिस्कस किए थे इसके बारे में। और फोर्थ है इसका कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। इसमें 4 ऑप्शन में क्या क्या है? पहला है कि संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी है इसमें आपका कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधनों के नियोजित दहन से, या डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि सारा चीज़ें समझ में आया कि नहीं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। और एक क्वेश्चन है यहाँ 5th नंबर में कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा नीति है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। और ये डेमो सेशन था, इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि सेशन को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, सेशन कैसा लगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो इस सेशन को जो है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।